पहला क्वेश्चन है, ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के लिए आपने जैसा भी क्वेश्चंस किए थे, जैसी भी सारे प्रिंसिपल्स या कंसेप्ट पढ़े थे, उन कंसेप्ट में कितना कुछ आपको क्लियर हुआ है, उन सब से रिलेटेड चीज़ें आप देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट एंड प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। चैट में आंसर देंगे, जवाब स्पीकर पे नहीं देंगे। 30 का आंसर प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, इसका आंसर ये रहा। दोनों का आंसर सही है। लेट सवेर ना करें, फास्ट बताएं। अगला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हम क्यों रखते हैं? जल्दी जवाब देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्यों रखते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल डेट्स का मतलब होता है कि आप जिन लोगों से पैसा आना है, उन लोगों पे डाउट्स है, तो उन लोगों का एक प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं। तो ये एक एंटिसिपेटेड लॉसेस ही होता है। तो इट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये राहुल आपने कंजर्वेशन प्रिंसिपल लिखा था, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल होता है, इसको प्रूडेंस प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो अगेन कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस प्रिंसिपल इसका जवाब। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। अगर धीरे धीरे करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा। कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, व्हाई इट इज सो। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको पेपर में आएंगे, तो आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जबरदस्ती कोई भी आंसर देने की कोशिश ना करो। कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस मतलब कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी कहलाती क्यों है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का क्या लेना देना है इसके अंदर? क्या अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से कैपिटल को लायबिलिटी माना जाएगा? सोच के देखो क्या गलती है इसमें। तो जो कैपिटल होती है वो फर्म के लिए एक लायबिलिटी होती है, इंटरनल लायबिलिटी के रूप में काम करती है। तो आप मुझे बताओ कि कौन सा कंसेप्ट, कौन सा प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि जो फर्म की कैपिटल है वो एक लायबिलिटी के रूप में काम करती है? जल्दी से बताओ फटाफट। राहुल, कैपिटल इज ट्रीटेड एज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, यानी कि जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। तो कौन सा कंसेप्ट आपको ये बताता है, कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा कन्वेंशन आपको ये बताता है कि भैया ये जो कैपिटल है वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी के रूप में काम करती है? तो कोई तो ऐसी चीज़ होगी, किसी ने तो बताया होगा, नहीं तो जो फर्म का जो मालिक है। हाँ करेक्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अब स्पेलिंग गलत लिखी है, चेंज नहीं है, चार्ज है। मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन शुड नॉट, अच्छा चेंज है, ठीक है। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी चेंज्ड ईयर आफ्टर ईयर। दोनों चीज़ें लगातार कभी भी चेंज, मतलब 2 साल 3 साल लगातार बार बार हम डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज नहीं करें, नहीं करना चाहिए। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी चेंज ईयर आफ्टर ईयर। करेक्ट, आपका जवाब बिल्कुल सही है राहुल। और प्राची, आपने एक्चुअली कुछ नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ आपने मुझे बताया है कि मैंने आपके नोट्स पढ़े हैं, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। आपको बार बार बोला जाएगा, इसलिए आपको बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। अगर ये सब चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो आपको जो प्रैक्टिकल अकाउंटेंसी है वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो इट इज़ बेटर कि आप सारी वीडियोस जरा दोबारा से जाके थोड़ी थोड़ी देर के लिए, हर एक दिन में कम से कम 2 वीडियोस तो देख सकते हैं। तो आप उसको जाके देखेंगे, समझेंगे, और कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे पूछ लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि आपको अपना मेथड चेंज नहीं करना। तो बहुत क्लियरिटी है ये कि प्राची आपने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने तो बस करा दिया और हो गया। तो कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल हमको ये बताता है कि आपके मेथड्स में जो भी आपने मेथड वाइजली चूज कर लिया, उस मेथड को लगातार फॉलो करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ।
हम ज़्यादातर कोई भी अकाउंटिंग करते वक्त ये सोचते हैं कि आपको सेफ चलना है, यानी कि इसमें यही है कि अकाउंटेड ऑल पॉसिबल लॉसेस बट डू नॉट अकाउंट फॉर ऑल पॉसिबल गेन्स। accounted for all possible losses but do not account for all possible gains। तो ये है, ये ही पॉलिसी होती है प्लेइंग सेफ की। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, करेक्ट। प्रूडेंस प्रिंसिपल या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज और डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट इज नॉट अकाउंटेड। इंक्रीज या डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट को हम अकाउंट में नहीं डालते, इज नॉट अकाउंटेड, ना हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करते। ये कौन से प्रिंसिपल ने हमको बताया क्या अगर मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट्स की गिरेगी या बढ़ेगी तो उसका कोई भी इम्पैक्ट हमारे अकाउंट्स में नहीं आएगा। तो आप बता पाएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन सा प्रिंसिपल्स हमको ये बताता है? ठीक है, बताएंगे। यार डुअल एस्पेक्ट कहाँ से आ गया? डुअल एस्पेक्ट का क्या लेना देना इसमें? आप लोग कैसे ध्यान, मैंने आपको बहुत क्लेरिफाई करके भी बता रहा हूँ कि आपका जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू का मतलब है कि उसकी मार्केट वैल्यू, एक असेट आपने 5 लाख की रुपए की ली हुई है, उसकी मार्केट में वैल्यू 1 लाख रुपए या 50 लाख रुपए, उसको हम कहीं नहीं, इग्नोर कर देते हैं हम, मतलब उसको दिखाते ही नहीं है बुक्स में। आपके पास तो बुक्स में वो 5 लाख की 5 लाख दिखती रहती है या हर साल डेप्रिसिएशन हटा के दिखाई देती है, बस इससे ज़्यादा नहीं उसको हम कंसीडर करते। तो इस प्रिंसिपल के पीछे प्राशी आपको नहीं पता लगता, बहुत देर तक समझ में नहीं आ रहा लग रहा है। हाँ करेक्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब जो है वो क्लियर हो चुका होगा अब आपको कि क्या मतलब है इसका। क्यों हो गया ये, समझ में आ गया? क्लियर। म्यूट कर लो, अनम्यूट करके ही बात करनी है आपने, चैट पे बात करो, अनम्यूट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बिजनेस ओन्स 2 बिल्डिंग इट कैन नॉट बी अकाउंटेड। अगर एक बिजनेस के पास 2 बिल्डिंग्स हैं, हम उसको अकाउंटेड नहीं कर सकते, अकाउंट्स में नहीं डाल सकते, बिकॉज ऑफ व्हाट? कारण क्या है इसके पीछे? अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2 बिल्डिंग है, क्या मैं उसकी अकाउंटिंग कर सकता हूं? यस और नो? क्या मेरे पास 2 बिल्डिंग है, क्या बिजनेस के पास 2 बिल्डिंग है, क्या हम उसकी अकाउंटिंग कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वाई इट इज़ नॉट? किसने बताया कि नहीं कर सकते? मैंने बताया वो तो ठीक है, मगर मैंने तो बताया, मगर मेरे को भी तो किसी ने बताया, मगर जिसके रेफरेंस देकर मैंने बताया था कि आपको वो बताओ कि हम इसको बिजनेस के अंदर जो 2 बिल्डिंग्स हैं उनकी हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। उसके पीछे कारण बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। टेन, 9, 5, 4, 3, करेक्ट। 9, राशि गलत जवाब आपने दिया। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो चीज़ मनी टर्म्स के अंदर डिस्क्राइब की जा सकती हो उसी को हम अकाउंट्स में कर सकते हैं। बिल्डिंग को हम मनी टर्म्स में कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हमने उसका अमाउंट नहीं दिया। 2 बिल्डिंग की हम अकाउंटिंग करके क्या करेंगे? 2 बिल्डिंग का मतलब क्या? जिसको मनी टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे तभी होगा। तो 2 बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, हम इसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते, बिकॉज इसका अमाउंट हमें नहीं दिया गया क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको नहीं कर सकते। इसलिए ये आंसर है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। देयर मस्ट बी अ सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के साथ एक सोर्स डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। तो वो हमको किसने बताया? बताएंगे।
वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिविटी जो प्रिंसिपल है हमारे पास, उसी ने बताया। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट या ऑब्जेक्टिविटी या वेरीफिएबिलिटी भी बोल सकते हैं। फुल डिस्क्लोजर का कोई लेना देना नहीं है। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद ही हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट होना कंपलसरी है। बिल किसी भी रूप में, बिल है, कैश मेमो है, इन सब के वजह से ही हम कोई चीज़ को वहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वेरीफिएबल, ठीक है प्राशी, अब तो आपने लेट बताया। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट या ऑब्जेक्टिविटी वेरीफिएबिलिटी एक ही बात है। रेंट आउटस्टैंडिंग इज एडिड टू रेंट अकाउंट, यानी कि रेंट आउटस्टैंडिंग जो इस साल के अंदर जो ड्यू था, जिसका पैसा हमने नहीं दिया, उस पैसे को भी हम रिकॉर्ड करेंगे। तो उस पैसे को जो हमने रिकॉर्ड किया है, उस पैसे को जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस पैसे को रिकॉर्ड करने के लिए जो हमने पैसा नहीं दिया रेंट का, तो उस पैसे को भी रिकॉर्ड करने के लिए हमने उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है? उसके पीछे क्या कंसेप्ट है? ठीक है, आप राहुल आपने ठीक जवाब दिया है। एक्रूअल अजम्पशन, एक्रूअल अजम्पशन प्राशी आपके पास जवाब नहीं है, एक्रूअल अजम्पशन है। इसी के बेसिस पर, एक्रूअल अजम्पशन के बेसिस पर आप उसको रख सकते हैं। और मैचिंग कॉन्सेप्ट की वजह से हमने जो क्वेश्चन पूछा था, रेंट आउटस्टैंडिंग इज एडिड टू रेंट अकाउंट, हमने रेंट अकाउंट के अंदर जो ऐड किया है रेंट आउटस्टैंडिंग, उसके बेसिस पर आप रेंट अकाउंट को रेंट अकाउंट में रेंट आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे। कारण क्या है? क्योंकि हमें इस साल के जो रेवेन्यूज़ जनरेट हुए हैं, उन सारे रेवेन्यूज़ को हम इस साल के एक्सपेंसेस के अंदर भी रखेंगे। उन सारे एक्सपेंसेस को जो उस रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, उन सब को इसी साल में रखना है। तो ये एक्रूअल अजम्पशन हमको बताता है, वो आपने सही बोला। मगर हम इसको ऐड क्यों करेंगे इसके अंदर? क्योंकि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट ने हमको बताया, इस साल के रेवेन्यूज़ जो हैं उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर जोड़ दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आइटम आर नॉट ट्रीटेड एज एन एसेट बट इट इज़ एन एक्सपेंस। नॉर्मली जैसे आप बिजनेस के अंदर कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जैसे आप पेन खरीदते हैं, पेंसिल खरीदते हैं और छोटी छोटी बुकें खरीदते हैं, कुछ आपने नोटबुक खरीदी, तो इस चीज़ों को हम एसेट नहीं मानते हैं। नॉर्मली इन चीज़ों को हम उसी टाइम खर्चा मान लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे आइटम होती हैं, छोटी छोटी आइटम होती हैं। जैसे छोटी छोटी आपने पूरे महीने भर में या पूरे साल भर में थोड़ी बहुत स्टेशनरी खर्च कर दी, 4 5 10 पेन खर्च कर दिए, पेन लगा दिए, तो उसको एक स्टॉक, एक एसेट नहीं माना जाता। तो इट इज़ एन एक्सपेंस, छोटा मोटा खर्चा माना जाता है। तो स्टेशनरी एक्सपेंस के रूप में हम दिखा देते हैं, एसेट के रूप में नहीं दिखाते। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके अंदर मैचिंग कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? छोटी छोटी आइटम को अलग से एसेट नहीं बना सकते, तो मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है ये। मैटेरियलिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो चीज़, जो मैटर है उनको मैटर की तरह दिखाएं। मैटर मतलब एक सिग्निफिकेंस रोल रखते हो, तो वो सिग्निफिकेंट रोल रखते नहीं। अगर आपने 20 पेन को खरीद लिए साल भर में, 25 पेन को खरीद लिए, उसमें से हो सकता है आपने 10 पेन यूज़ किए और 10 पेन अभी भी यूज़ नहीं किए, तो कोई मैटेरियलिस्टिक तो है नहीं कि 10 पेन की जो कॉस्ट है, हो सकता है 10 पेन 20 25 50 रुपये के होंगे, 100 रुपये के होंगे, तो 100 रुपये को एक एसेट बनाना समझदारी नहीं है। तो मैटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट हमको ये कहता है कि जो एक्चुअली मैटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन सबको आप अलग से बेसिकली दिखाएं कि आपको ये जो चीज़ें हैं मैटेरियलिस्टिक हैं, इसलिए इसको मैटेरियलिस्टिक की वजह से इनको बुक्स में एसेट के रूप में दिखा सकते हैं, वरना इनको एक एक्सपेंस के रूप में दिखा देंगे, चाहे उसको हमने यूज़ भी ना किया हो, अभी भी वो स्टॉक में होती हैं तब भी। क्या बात समझ में आ गई? क्लियर। नेक्स्ट है, बिजनेसमैन एंड द फर्म आर सेपरेट एंटिटी। राहुल जवाब देते जाओ फटाफट। बिजनेसमैन एंड द फर्म आर सेपरेट एंटिटी।
करेक्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिल्कुल ठीक बात है कि दोनों अलग अलग होते हैं। फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, हर डेबिट के बाद एक क्रेडिट भी होना चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट साइड में होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर है। बिकॉज ऑफ वॉट? तो राशि का जवाब बिल्कुल ठीक है। राहुल आप भी बता दो। डुअल एस्पेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रांजेक्शन विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली बी रिकॉर्डेड। जल्दी से लेके बताओ, ये सारी सिंपल चीजें आपके लिए। करेक्ट, मनी मेजरमेंट। बिजनेस विल लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, बिजनेस लंबे समय के लिए चलता है। बिजनेस विल लास्ट फॉर लॉन्ग पीरियड, यही मान के हम अकाउंटिंग करते हैं। किस प्रिंसिपल ने हमको ये बताया? कौन सा एजम्पशन है, कौन सा प्रिंसिपल है, कौन सा कंसेप्ट है? करेक्ट, गोइंग कंसर्न, बिल्कुल ठीक है। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, या इसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस पे, विच एवर इज लोअर। कौन से कंसेप्ट ने हमको ये बताया, कौन से प्रिंसिपल ने हमको ये बताया कि जो स्टॉक की वैल्यू है उसको हम कॉस्ट या मार्केट प्राइस, जिसमें इनमें से जो भी लोअर होगा उस वैल्यू पे दिखाएंगे। कौन से प्रिंसिपल ने हमको ये बताया? कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर। ये ऐसे क्वेश्चन है आपको पेपर में 100% आने हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपका लगता है एसेट्स के लिए, जो फिक्स एसेट्स होती हैं उनके लिए लगता है ये। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट तो बताता है कि हमने उसको कॉस्ट पे जो खरीदा था उस कॉस्ट पे दिखाना है, चाहे उसका मार्केट प्राइस कुछ भी हो जाए। हमने यहाँ क्वेश्चन में बोला स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा उस पे दिखाना है। जवाब दो फटाफट। मेटिलिटी कॉन्सेप्ट कहाँ लग गया यार? इसके अंदर आप ये देखो ना, अगर स्टॉक की वैल्यू सोच के देखो, स्टॉक जिसकी वैल्यू हमने 5,000 पे खरीदा था और उसका आज का प्राइस 7,000 है, तो हम उसको 5,000 पे दिखा रहे हैं, या उसका प्राइस 4,000 रुपये है तो हम उसको 4,000 पे दिखा रहे हैं। इसका मतलब हम जो एक्सपेक्टेड लॉसेस हैं उनको तो काउंट कर रहे हैं, मगर एक्सपेक्टेड गेन को काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? लिख के बताओ, लिख के बताओ। करेक्ट, तो यानी कि कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल यहां पर दिखाई देगा, क्योंकि आपको ये चीज समझनी है कि ये जो चीज है इसका मतलब क्या है। ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, पेपर में आना ही आना है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं प्रोविजन शुड बी गिवन फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। प्रोविजन शुड बी गिवन फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ये किसने बताया? लिख के बताओ। यार अभी अभी बताया आप लोगों को, फिर भी आप ये टाइम लगा रहे हो। प्रूडेंस प्रिंसिपल, करेक्ट। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन है 100 kg राइस एट द रेट ऑफ ₹20 परचेज बाय ग्रोसरी शॉप, रिकॉर्डेड इट एज ₹2,000। हमने 100 kg राइस 20 रुपीज़ के हिसाब से परचेज किए और उसको 2,000 रुपीज़ के हिसाब से, टोटल अमाउंट 2,000 रुपीज़ के हिसाब से उसको रिकॉर्ड कर लिया। बिकॉज ऑफ वॉट, किस कारण से उसको रिकॉर्ड किया? इसके रिकॉर्डिंग का कारण बताइए।
इसके रिकॉर्ड को क्यों हमने रिकॉर्ड किया, इसको आप रिकॉर्डिंग का कारण बताइए जल्दी से। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाले हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आएगा। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्यों लगेगा, जब हमने कोई भी चीज़ मनी मेजरमेंट, यानी कि ठीक है राशि आपकी बात ठीक है, इसको हम मनी टर्म्स में नाप सकते हैं, इसलिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, करेक्ट, आपको राहुल क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन्स बिटवीन ओनर एंड बिजनेस आर रिकॉर्डेड सेपरेटली। ट्रांजेक्शन्स बिटवीन ओनर एंड बिजनेस आर रिकॉर्डेड सेपरेटली, जो करेक्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट करेक्ट। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स एवरी ईयर टिल द एंड ऑफ इट्स लाइफ। जब तक कोई आपके पास फिक्स्ड असेट्स ख़त्म नहीं हो जाती तब तक उसकी लाइफ तक, पूरी लाइफ तक उसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ऐसा कौन से कॉन्सेप्ट ने हमको बताया कि किस कॉन्सेप्ट की वजह से हम ऐसा करते हैं। गोइंग कंसर्न, ठीक है, गोइंग कंसर्न और मैचिंग कंसेप्ट। क्यों मैचिंग कंसेप्ट भी इसमें लगता है, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन है वो बेसिकली हम हर साल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, और उसी साल हर साल लगाने का मतलब है कि आपने उससे जो भी कुछ अर्न किया है उस सारे अर्निंग को, उससे रिलेटेड जितने भी आपके पास खर्चे हैं उसको भी उसमें डालेंगे। तो उस साल का जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है वो इस साल में डालने के लिए मैचिंग कंसेप्ट दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड असेट्स डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि डेप्रिसिएशन, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है। ये सवाल आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। बेसिकली हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स जो है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया जाता है। इसके पीछे कारण है मैचिंग कंसेप्ट, यानी कि उसका खर्चा दिखाना है मैचिंग कंसेप्ट। तो ये मैंने स्किप कर दिया क्वेश्चन, क्योंकि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित शायद क्वेश्चन समझ नहीं आएगा अभी, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपके पास इस साल के जितने भी खर्चे हैं उन सारे खर्चों को आप दिखाएंगे, जिससे आप क्लियरिटी पाएंगे कि आपके पास इस साल का जो प्रॉफिट है वो क्लियर होकर आएगा। तो इसका बेसिक रीज़न है मैचिंग कंसेप्ट। डेप्रिसिएशन डिडक्टेड फ्रॉम कंसर्न असेट्स इन द बैलेंस शीट एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन को बैलेंस शीट के अंदर असेट्स के नीचे लेस करके दिखाया जाता है, उसके ओरिजिनल वैल्यू में से उसको लेस करके दिखाया जाता है, या उसकी बुक वैल्यू में से उसको लेस करके दिखाया जाता है। तो इसका बेसिक कंसर्न है आपके पास गोइंग कंसर्न, बिजनेस गोइंग कंसर्न है, इसलिए बैलेंस शीट में दिखाना मतलब गोइंग कंसर्न है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दिखाना मतलब मैचिंग कंसर्न है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हम हर साल अपने बिजनेस के अंदर प्रॉफिट या लॉस दिखाते हैं, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू दिखाएंगे। और अगर हम उसको बैलेंस शीट के अंदर हम अपनी टोटल पोजीशन बैलेंस शीट में दिखाते हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर, अपनी बुक्स के अंदर अपनी सारी पोजीशन, जो करंट पोजीशन है कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है, ये सारी पोजीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट के अंदर हर साल के एंड में दिखाते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, कौन सा प्रिंसिपल हमको ये बताता है ऐसा करना चाहिए। ठीक बात है आपकी राहुल, राशि आपको समझ नहीं आया। हर साल हमने दिखाना है, इसका मतलब हमें बिजनेस को छोटे छोटे यूनिट में बांट देना होता है, छोटे छोटे पीरियड में बांट देना होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। अब मशीनरी परचेज फॉर ₹5,000, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज ₹1,000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 2,000, द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलेशन रिकॉर्डेड इज ₹8,000। हमने एक मशीन 5,000 रुपये की खरीदी, जिसपे उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 रुपये लग गया, और उसको इंस्टॉलेशन कराने की कॉस्ट है वो 2,000 रुपीज़ लग गई। तो टोटल 8,000 रुपये हम मशीनरी के अंदर ही दिखाएंगे। जो सारे के सारे 8,000 रुपये हम उसको अलग अलग करके नहीं दिखाएंगे, उसको 8,000 रुपये को मशीनरी की कॉस्ट में दिखाएंगे। जब आप जनरल एंट्री सीखेंगे तो वहाँ पर ये बिल्कुल बेसिकली काम आएगा कि मशीनरी से रिलेटेड कोई भी एसेट जब तक वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आ जाती, उस पर जितना भी खर्चा हम करते हैं उस सारे खर्चे को हम उस एसेट अकाउंट में ही डाल देते हैं।
तो हमको ये किसने बताया, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, कि उसकी कॉस्ट कॉन्सेप्ट आएगा, कि उसकी सारी उसकी कॉस्ट कॉन्सेप्ट में ही, कॉस्ट के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा बिकॉज ऑफ कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू एस्पेक्ट्स, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डबल एस्पेक्ट्स होते हैं। उसके पीछे रीजन, कारण बताए, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड फॉर ईच ईयर, यानी कि हमने कोई भी काम कॉन्ट्रैक्ट पे कराया, इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क द प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क सर्टिफाइड फॉर ईच ईयर। हम प्रॉफिट उसी पर कैलकुलेट करेंगे जिस पर हमें बताया जाता है कि आपका जो काम है वो इतना कंप्लीट हो गया है, तो हम उसके प्रोपोर्शनेट में ही उससे रिलेटेड खर्चे और प्रॉफिट दिखाएंगे। तो इसके पीछे रीज़न है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, यानी कि आपने बेसिकली आपने काम लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया 10 करोड़ का, इस 10 करोड़ में से आपने इस साल से रिलेटेड सिर्फ 1.5-2 करोड़ का काम कर दिया, तो 2 करोड़ का काम कर दिया, इसलिए वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, यानी कि उसकी सर्विसेज आपने कर दी, दे दी हैं, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इसको आप सर्टिफाइड करेंगे कि भाई हमने इतना काम कर दिया है, तो उसी के बेसिस पर अकाउंटिंग करेंगे, ना कि आप 10 करोड़ का काम, सिर्फ 10 करोड़ का काम तो आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट आया है, यानी कि एडवांस में आपको 10 करोड़ का काम दिया गया है, मगर आपने सिर्फ उस काम के अंदर से 2 करोड़ का काम कंप्लीट किया है, तो सिर्फ 2 करोड़ की अकाउंटिंग करेंगे, 8 करोड़ की अकाउंटिंग नहीं करेंगे। इट इज़ बिकॉज ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू इज अर्न्ड और रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल। अगेन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज एट द, और रेवेन्यू इज अर्न्ड और रिकॉग्नाइज एट द पॉइंट ऑफ सेल। रेवेन्यू क्यों, कब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ सेल पे, ये किसने बताया, अगेन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, करेक्ट। सेल इज रिकॉर्डेड when the titles of good passes from seller to the buyer, कैश और क्रेडिट। सेल उसी समय रिकॉर्ड कर लिया जाता है जब हम उस गुड्स की ट्रांजेक्शन, जब हम उस ट्रांजेक्शन को आगे पास कर देते हैं सेलर या सेलर टू द बायर, बायर से सेलर को उसका टाइटल मतलब उसके लिए उसको रिकॉग्नाइज कर दिया कि भाई आपका माल, आपकी डील फाइनल हो गई, तो इसका मतलब टाइटल ऑफ गुड्स पास कर दिया हमने, चाहे वो क्रेडिट पे हो चाहे वो कैश पे हो, तो इसको बोल सेल उसी समय रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अगेन ये कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप ये समझते हो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ पर हमने सेल के लिए बोला है, सेल के लिए। एक्रूअल कॉन्सेप्ट के लिए बेसिस जो खर्चे होते हैं और मैचिंग कॉन्सेप्ट के लिए जो खर्चे होते हैं, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का भी मतलब यही होता है, मगर यहाँ पर सेल स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो सेल को रिकॉग्नाइज करने का मतलब है कि आपने सेल चाहे कैश पे की है चाहे क्रेडिट पे की है, तो भी आप सेल को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पे खरीदना। सेल्स आर एज्यूम टू बी एक्सटेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ड्यू वेदर पेड और नॉट। In case of hire purchase system, sales are assumed to be extent of installation due, whether paid or not। हम सेल को जितनी इंस्टॉलमेंट ड्यू होती हैं, जिस पीरियड के लिए आप रख रहे हैं, मान लीजिए आप अप्रैल तक के लिए, मार्च तक के लिए पीरियड रख रहे हैं, और आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आने वाले 2 साल तक और चलेंगी, तो सेल्स को आपकी जो इंस्टॉलमेंट ड्यू है मार्च तक की, उस मार्च तक की इंस्टॉलमेंट तक की अमाउंट, चाहे आपने रिसीव की हो या नहीं रिसीव की हो, तो भी उसको आप सेल के रूप में दिखाएंगे। तो आप इसको भी अगेन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट इसके पीछे लगता है। अगला क्वेश्चन है, प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ये कौन सा कॉन्सेप्ट हमको बताता है कि टोटल इनकम में से, रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम यानी कि सेल प्राइस, माइनस में टोटल एक्सपेंसेस मतलब परचेज प्राइस और उस पर दिए गए एक्सपेंसेस, प्रॉफिट हमको बताता है। तो ये बेसिकली होता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट ये मुझे पता है, आप लोगों को ये नहीं पता है, इसलिए मैंने इसको आगे बता दिया, मैचिंग कंसेप्ट। तो आपके पास अगला क्वेश्चन है,
अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स शुड कंटेन ऑल रेलेवेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन एंड देयर अकम्पनिंग फुटनोट्स, यानी कि जितनी भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं उनके अंदर सारी रेलेवेंट मटेरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उनसे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट मेट्रिस्टिक बात है, सिग्निफिकेंट बात है, तो उसको फुट नोट में दिखाना चाहिए अपने स्टेटमेंट के नीचे। ये किसने बताया? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बिल्कुल सही बात है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको आप अपनी बुक्स के अंदर बिल्कुल क्लियरिटी से दिखाएंगे। तो चलिए, आज की क्लास इतनी बहुत है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इतनी क्वेश्चंस बहुत हैं आपके लिए आज, अगले 20 क्वेश्चन और हैं, अगले 20 क्वेश्चन अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को जो आपको समझाई गई हैं उनकी वीडियोस देख लेंगे, जो कुछ नोट्स से रखे हैं उनको समझ लेंगे और कुछ किताब से रिवीजन करना है उसको भी रिवीजन कर लेंगे। तो अगली क्लास में 20 क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं, फिर समझ में आएगा कि आपने रीडिंग कितनी की और कितनी रह गई है। तो तब तक के लिए बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं।